नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां टूटती है कंपनियों की नींद और कंज्यूमर को मिलता है उनका हक। इस बार हमारी स्पेशल सीरीज रेगुलेटर बेअसर, इसमें हम फोकस करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटर पर। क्या IRDA इंश्योरेंस कंज्यूमर की मदद करने में नाकाम साबित हो रही है? और लोगों को फिट रखने का दावा करने वाली लिस्टेड कंपनी तलवलकर्स ने कंज्यूमर को दिया एकदम अनफिट जवाब। फ्रेंचाइजी की दुहाई देकर पैसे लौटाने से किया इनकार। इंश्योरेंस ये शब्द अपने आप में भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन आज हमारे देश में कड़वी सच्चाई ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर आज भरोसे और सुरक्षा से ज्यादा मिस सेलिंग और क्लेम रिजेक्शन के लिए जाना जाता है। इंश्योरेंस कंपनियों की बिजनेस प्रैक्टिस से मन में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब बार बार कोशिशों के बावजूद नहीं मिलते। और इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA भी इन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने में फेल साबित हो रही है। रेगुलेटर बेअसर है कि नहीं, हम कोई फरमान नहीं जारी कर रहे हैं, हम तो बस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों IRDA इंश्योरेंस कंज्यूमर को इसका हक दिलाने में बेअसर साबित हो रहा है। क्या IRDA को ज्यादा अधिकार दिए जाने की जरूरत है, या IRDA कंज्यूमर से ज्यादा कंपनियों की बॉडी बनकर रह गया? हमारे साथ हैं दो ऐसे मेहमान जो इंश्योरेंस सेक्टर की कमियों को दूर करने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन पर काम करने वाले गौरांग तमानी, इनकी अपनी वेबसाइट है डाई हार्ड इंडियन, ये एक ई-गवर्नेंस वेबसाइट चलाते हैं। और लखनऊ से हैं ध्रुव कुमार, जो इंश्योरेंस एक्टिविस्ट हैं, पेशे से वकील हैं और लाइफ इंश्योरेंस में कंज्यूमर की आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बड़े मुकदमे लड़ चुके हैं। हम इन दोनों से बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले कंज्यूमर की आप बीती। बिहार के गया से शैलेश कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेश जी और इनके रिश्तेदारों को एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने एक दो नहीं बल्कि 15 इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी। इतनी ज्यादा पॉलिसी बेचने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये थी कि वादा कुछ और किया गया, बेचा कुछ और दिया। बोला गया सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दी जा रही है, लेकिन बेची गई थी रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी। और जब ये पॉलिसी वापस करने के लिए गए तो कंपनी से लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटर से मदद की इनकी सारी गुहार फेल साबित रही। शैलेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका। पहले आपने कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी में सुनवाई नहीं हुई, तो आप IRDA को आपने लेटर लिखा कि इस तरह से इन पॉलिसीज को आप लौटाना चाहते हैं। मुझे IRDA का रिस्पांस बताइए, क्या रहा आपकी तरफ? IRDA का एक जस्ट मेल आया था कि आपसे कॉन्टेक्ट कंपनी करेगी, भारतीय एक्सा कंपनी करेगी आपसे। भारतीय एक्सा से लगभग 10 से 12 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आया कि आपको कोई भी बात समझने के लिए आपको नियरेस्ट आपका जो ब्रांच है वो तो क्लोज, जहाँ से आपकी पॉलिसी हुई थी वो क्लोज हो चुका है, गया मेन ब्रांच उसका। अच्छा। नियरेस्ट ब्रांच यहाँ से पटना है, जो लगभग हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। वहीं जाकर आपको सारा कुछ समझना होगा। अच्छा, तो IRDA ने महज आपकी जो परेशानी थी वो कंपनी को बढ़ाई, कंपनी ने कहा पटना आइए तभी बातचीत होगी। जी, कोई रिस्पांस नहीं। जो सिंगल प्रीमियम कहकर बेचा गया था मुझे, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई किसी के द्वारा। ओके, और आप जब पटना के दफ्तर पहुंचे, अभी तक आप इन पॉलिसीज को लौटाने में नाकामयाब ही साबित हुए हैं? जी, अभी तक पॉलिसी को मैं लौटाने में नाकामयाब हूँ। और जस्ट अभी मेरा 5 इयर्स पॉलिसी का हुआ है। 2 दिन पहले भी मैं ब्रांच विजिट पे गया था वहाँ, तो कुछ कारणवश से लिंक फेल था, जिस कारण से वो पॉलिसी सरेंडर नहीं हुआ। शुक्रिया। शैलेश कुमार थे अपनी परेशानी के साथ। और आई एम श्योर जब पॉलिसी इन्हें बेची गई होगी तो इनके डोर स्टेप तक इन्हें डिलीवरी मिली होगी, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो ये दर दर भटक रहे हैं। और IRDA ने महज पोस्ट ऑफिस का काम किया। एक ऑटो जनरेटेड मेल, जिसकी कॉपी हमें शैलेश जी ने भेजी है, एक ऑटो जनरेटेड मेल जिसमें यह भी लिखा है कि आप इस मेल का कृपया जवाब नहीं दें, कंपनी आपको संपर्क करेगी। और कंपनी के संपर्क के बाद भी शैलेश जी को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मैं अपने दोनों मेहमानों को यहां पर जोड़ना चाहूंगी और पहले ध्रुव जी आपके पास आना चाहूंगी। IRDA का जो रोल है, जो भूमिका होती है, क्या IRDA बतौर रेगुलेटर उसे पूरी तरह से निभा रहा है? जी देखिए, IRDA पूरी तरीके से अगर -100 में कहा जाए तो 0 नंबर भी नहीं मिलेगा, माइनस मार्किंग होगी। क्योंकि IRDA अपने काम में न केवल फेल कहना ही उचित नहीं है, ये बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों से मिले हुए हैं। ये इनका पूरा काम जो है किसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाना है।
और अभी जो मैंने उनकी शिव कुमार जी की बात सुनी गया वालों की, वो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। बिल्कुल, जिन्होंने 14 पॉलिसी ली थी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर ऑफिसर ने, और उसने 5 कंपनियों से 1-1 लाख रुपए लगा के 14 लाख रुपए लगाए थे, और उनको भी मिस सेलिंग हुई थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लेटर लिखा आईआरडीए को, और आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। और मजे की बात यह है कि आईआरडीए के ऑफिसर ने फोन करके धमका दिया इंश्योरेंस कंपनी को, और 5 इंश्योरेंस कंपनियों ने 14 लाख रुपए वापस कर दिए। तो आप सोच सकती हैं। हेलो जी जी, हेलो, पूरी कीजिए अपनी बात जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आईआरडीए कुछ लोगों की संस्था होकर रह गई है जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अब चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, और मिस्टर घनश्याम गोयल, इनका लेटर मेरे पास है। इन्होंने थैंक यू बोला आईआरडीए को कि साहब इतनी मिस सेलिंग होती है, लेकिन आपके सहयोग से मुझे 14 लाख रुपए वापस मिल गए। लेकिन ये सहयोग शायद आम कंज्यूमर तक उस तरीके से नहीं पहुंच रहा है। गौरांग धमानी, आपने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया। हेल्थ इंश्योरेंस के रेगुलेशन के कुछ नए नियम आपके पीआईएल के द्वारा अब आ गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आईआरडीए क्या उन नियमों को उसी तरह से फॉलो भी करवा पा रही है इन कंपनियों से? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मैंने फाइल किया था 4 साल पहले, तो उसका रिप्लाई देने के लिए भी आईआरडीए ने बहुत समय लगा दिया, और हाईकोर्ट के कई ऑर्डरों के बाद और कई हियरिंग्स के बाद ही ये नए हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशंस पास हुए हैं। और मैं पब्लिकली धन्यवाद देना चाहूंगा बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और पूरी जुडिशियल सिस्टम का, कि जिनके ऑर्डर और निर्देश के कारण ये ऑर्डर पास होने के कारण पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन पूरे देश में लागू हुए। अगर ये नहीं होता तो आईआरडीए 30-35 साल से कोई रेगुलेशन ही नहीं था अपने देश में, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर चल रहा था। इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन का कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं है इंश्योरेंस एक्ट में, ना लाइफ इंश्योरेंस में होता है ना जनरल इंश्योरेंस में, मतलब कोई मेंशन ही नहीं था इतने सालों से। बिल्कुल, लेकिन आपकी मेहनत तो रंग लाई। लेकिन ये मेहनत क्या वाकई में रंग लाई है? अगर मैं देखूं जो रेगुलेशन बने उसमें पहला है कि 1 पेज होना चाहिए पॉलिसी के साथ जो बिल्कुल आसान भाषा में हो, सरल भाषा में हो, जो कंज्यूमर को समझ में आए। क्या ऐसा होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तो कई लोग अभी भी आ रहे हैं कंज्यूमर कि उन्हें पॉलिसी की भाषा ही नहीं समझ में आती, वो जो जार्गन है वो समझ में नहीं आते हैं। इसका हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन में उल्लेख किया गया है। हमने कोर्ट में हियरिंग के दौरान इसका जिक्र किया था कि आम जो कंज्यूमर है वो जो बुकलेट आती है इंश्योरेंस का वो समझ नहीं पाता है, और वो छोटे शब्द होते हैं, छोटे अक्षर होते हैं। तो एक सिंगल पेज होना चाहिए जिसमें जो जो प्रमुख बातें हैं पॉलिसी के बारे में उसका उल्लेख होना चाहिए कि पॉलिसी की क्या क्या बेनिफिट है, और दूसरा जो अहम मुद्दा है हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली उसके लिए जो क्लेम्स के लेके, तो क्लेम्स को लेके क्या क्या अहम बातें होती है उसका उल्लेख एक ही इन्फॉर्मेशन शीट में होना चाहिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन में है, लेकिन आपने बताया ऐसे कई कंपनी उसका पालन नहीं कर रही है, तो उसका फॉलोअप अभी हाईकोर्ट में चालू है, और अगर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो हम बिल्कुल हाईकोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा है और इतनी जल्दी से उनके जो आप टीवी एड्स भी देखेंगे जिसमें बोला जाता है कि आप जो है इट्स अ मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, वो सब इतनी जल्दी बोला जाता है कि कंज्यूमर समझ ही नहीं पाता। ध्रुव जी, आपको नहीं लगता इन पॉलिसीज की भाषा को सरल करने के लिए आईआरडीए को काम करना चाहिए? क्योंकि एजेंट आता है, उसका है कि वो गोले बना दे, आप सिग्नेचर कर दें और पॉलिसी आपके मत्थे बस किसी तरह चढ़ जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। असल में टेक्निकल जार्गन नहीं होना चाहिए, ये आईआरडीए के गाइडलाइन में केवल दिखाने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, लेकिन वास्तव में वही पॉलिसी आईआरडीए खुद अप्रूव करता है। अब सवाल इस बात का है कि जिस पॉलिसी का कॉमा फुल स्टॉप भी आईआरडीए को अप्रूव करना है, अगर इतनी तिकलिस भाषा है, इतनी टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको रोकना चाहिए आईआरडीए को, लेकिन आईआरडीए उनको रोकते ही नहीं है। तो मुसीबत तो ये है कि आईआरडीए को जो अपना काम करना चाहिए वहां आंख मूंद करके पॉलिसी अप्रूव होती है, और मैं तो समझता हूँ पूरी कनाइवेंस से अप्रूव होती है। जो इंश्योरेंस कंपनी चाहे जैसी पॉलिसी चाहे अप्रूव करा ले। बिल्कुल, आपने तो कहा कि आईआरडीए यानी नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं आईआरडीए पीछे रह जा रहा है। एक आपने बात बताई कि सिंपल भाषा होनी चाहिए, ये खुद आईआरडीए कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कंपनियां बेधड़क जो चाहे वो करने के लिए उन्हें खुली आजादी है। यहाँ दिखाने की बात और है और करने की बात और है।
तो क्या करने की जरूरत है ध्रुव जी? देखिए, करने की जरूरत ये है कि IRDA को जब तक के कस्टमर फ्रेंडली नहीं होगा, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट उनका मजबूत नहीं होगा और पोस्ट ऑफिस का काम छोड़ करके वो रेगुलेटर का काम नहीं करेंगे। रेगुलेटर का काम ये है कि जो बिल्कुल चीटिंग जहां पर हुई है, मैं छोटी मोटी बात की बात नहीं कर रहा हूं, जहां इंश्योरेंस कंपनियों ने बिल्कुल चीट किया है, IRDA के रेगुलेशंस को, IRDA की पॉलिसी को, IRDA के सर्कुलर को ब्रीच किया है, यहां तक कि उस मैटर में अगर आप IRDA को अप्रोच कीजिए कि साहब आपके इस रेगुलेशन को ब्रीच किया है, तो IRDA कहती है कि भाई रेगुलेशन तो बनाए गए हैं लागू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को, अगर वो नहीं लागू करती तो मैं क्या करूं? IRDA ने लिख के हमको दिया हुआ है। मतलब हालत ये हो गई है कि IRDA कहती है कि साहब रेगुलेशन बनाए गए हैं इंश्योरेंस कंपनियों को लागू करने के लिए। अब जबकि इंश्योरेंस एक्ट में है कि अगर कोई भी ये रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो IRDA उनको पेनलाइज करेगी। बिल्कुल। तो IRDA को चाहिए कि केवल एक केस ऐसा नहीं, जबकि उनको चाहिए कि अगर एक तरीके का केस है तो इंश्योरेंस कंपनी से पूछें और जांच करें कि क्या वास्तव में ऐसा अकेला केस है या सैकड़ों केस हैं। तो उनको सुओ मोटो सारे लोगों की कंप्लेंट को एक साथ देखना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। और जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे कंपनी के खिलाफ, तब तक कंपनी यूं ही अपनी मनमानी करती रहेगी। एक और मनमानी नजर आती है, क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और जिन बिना पर रिजेक्ट किए जाते हैं वो कभी कभी कंपनियां साफ भी नहीं करती, कंज्यूमर को बीच में अधर में लटका दिया जाता है। लेकिन ध्रुव जी, मैं आपके पास अपनी इस आखिरी सवाल के साथ आना चाहती हूं। अभी गौरांग मुझे बता रहे थे कि 6.5 लाख हैं जो क्लेम रिजेक्ट हुए हैं और ये IRDA की वेबसाइट पर है, और मुझे इस नंबर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पहरेदार के पास जिस तादाद पर हमारे पास शिकायतें आती हैं, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा तादाद होगी। आपको क्या लगता है कंज्यूमर कहां खड़ा है अगर रेगुलेटर इतना बेअसर है तो? देखिए, अब आपको मैं रेगुलेटर के बारे में बता दूं कि मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दो शब्द जरूरी इस्तेमाल करना है। एक शब्द है रहबर और दूसरा है रहजन। रहबर का मतलब होता है कि कोई रास्ता दिखाए, आपके रास्ते में अगर आप भटक गए हैं तो उसको गाइड करे, है ना। लेकिन यहाँ पर IRDA वो काम नहीं कर रही है, उसका पब्लिक पोस्टर तो रहबर का है, लेकिन वास्तव में रहजन वाला काम हो रहा है। जो बीमा कंपनियां जो घाव देती हैं उस पर नमक छिड़कता है IRDA। मैं आपको छोटा सा उदाहरण एक दूं कि ICICI प्रूडेंशियल ने एक पैम्पलेट जारी किया बाकायदा, और जिसमें लिखा कि 20,000 रुपए अगर आप 3 साल तक देंगे तो आपको 40 लाख रुपए मिलेगा 20 साल में। 20,000 रुपए 3 साल तक देने पर आपको 20 साल में 40 लाख रुपए मिलेगा। अब बताइए, ये कहीं पॉसिबल था? लोगों ने अपने गहने बेच करके, अपनी FD तोड़वा करके और इसी पैम्पलेट के आधार पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और इसकी शिकायत बाकायदा मिस्टर TS विजयन ने, जो कि आज चेयरमैन IRDA हैं, उस समय LIC के चेयरमैन थे, उन्होंने IRDA को लिख करके भेजा कि देखिए इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां, जबकि उनके पैम्पलेट भी गलत थे, उन्होंने कहा आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई किया है और ICICI प्रूडेंशियल और बजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है, जबकि इन लोगों ने इतने गलत पैम्पलेट छापे हैं। और उन पैम्पलेट को चेयरमैन LIC ने उनको भेजा, और मजे की बात यह है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने RTI में पूछा तो मालूम हुआ वो पैम्पलेट मिसिंग है। बिल्कुल। और अब विडंबना ये है कि वही LIC चेयरमैन अभी IRDA के चेयरमैन है, और मुझे लगता है यही वक्त होगा कि IRDA को जागना होगा, क्योंकि अगर IRDA इसी तरह सोती रही तो कंज्यूमर का हक मारा जाता रहेगा और बेधड़क होकर कंपनियां अपनी मनमानी करती रहेंगी, आप मोटे मोटे प्रीमियम भरते रहेंगे और आपका क्लेम रिजेक्ट होता रहेगा। मैं अपने दोनों ही मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उम्मीद करेंगे कि बेअसर रेगुलेटर नींद से जरूर जागेगा। पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। आगे फिटनेस सेंटर चलाने वाली तलवलकर्स का ग्रीवांस मैकेनिज्म साबित हुआ अनफिट। पूरी आप बीती कंज्यूमर की आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। हेल्दी और फिट रहने के लिए आप और हम अक्सर मदद लेते हैं अपने पड़ोस के जिम की, और जितना बड़ा नाम होगा उतना ही आसान हो जाता है इस बात का फैसला करना कि कौन सा जिम चुना जाए। तलवलकर्स भी एक ऐसी नामी चेन है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इस कंपनी का दावा है कि देश भर में कई सौ जिम के जरिए ये लाखों इंडियंस को फिट रखते हैं, लेकिन जब इनके कंज्यूमर को कोई शिकायत हो तो इनका रिप्लाई और रिस्पांस कितना फिट है, इसकी मिसाल है पहरेदार को मिली ये शिकायत। दिल्ली के महेश सिंगल तलवलकर्स ब्रांड की वजह से इससे जुड़े, लेकिन इनका एक्सपीरियंस कुछ ही महीनों में बेहतर से बदतर हो गया। कैसे बताने के लिए खुद मेरे साथ है महेश सिंगल जी। नमस्ते महेश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका तलवलकर्स का, और केवल आप
सिर्फ एक सिंगल मेंबर के तौर पर हमसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ और भी कई सारे मेंबर्स हैं इस जिम के जिनकी ये कॉमन शिकायत है। बताइए क्या है आपकी शिकायत? मेरी शिकायत ये है कि हम लोगों ने तलवरकर ब्रांड के बेस पे इनकी फ्रेंचाइजी ग्रेटर क्लास 2 में ज्वाइन किया था और ये लोग एडवांस साल भर की फीस लेते हैं। मैंने 19,000 रुपये मैंने अपना और 19,000 रुपये मैंने अपनी वाइफ का एनुअल फीस जमा करके इनको ज्वाइन किया था और 3 महीने अप्रोक्सीमेट 3-4 महीने के बाद ही इन्होंने, बल्कि मेरी 3 साल से मेंबरशिप थी और जब लास्ट मेंबरशिप 19,000 रुपये दी थी तो 3-3.5 महीने बाद ही इन्होंने बेसिकली अपना जिम बंद करके सडनली ये लोग गायब हो गए। इनिशियली ये बोलते रहे हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, फिर सडनली इन्होंने अपना जिम बंद कर दिया और उसके बाद कोई इनका अता पता नहीं है। तो आपने कोशिश की अपने पैसे वापस लेने की, क्या हुआ आपके साथ? हमने जो हमारे पास रिसिप्ट थी, जो ईमेल आईडी थी, उस पर मेल भेजी थी और काफी फॉलोअप करने के बाद और जो उनका मैनेजर था बेसिकली उससे टेलीफोन पर बात करने के बाद उन्होंने बोला कि हम आपका पेमेंट रिफंड किस्तों में करेंगे। तो उन्होंने एक किस्त 5,000 रुपये की हमारी वापिस कर दी थी 12,500 रुपये में। उसके बाद उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं। बिल्कुल, और आप ही की तरह और भी कई मेंबर्स हैं जो इसी तरह से परेशान हैं और उन्होंने तो शायद 19,000 से भी ज्यादा पर्सनल ट्रेनर के लिए भी अलग से फीस अदा की है। इस जिम में बेसिकली 150 से 200 मेंबर्स हैं जी, और जिन लोगों ने पर्सनल ट्रेनिंग साल भर की दी है उन्होंने 60 से 70,000 रुपये पर्सनल ट्रेनिंग का एडिशनल दिया हुआ है और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने महीने बाद 2 महीने पहले ही अपनी फीस रिन्यू की है। बट सभी की सिचुएशन सेम है, किसी को आज तक रिफंड नहीं मिला है। तो एक इनिशियल अमाउंट, कुछ पैसे आपको उन्होंने जरूर लौटाए हैं, लेकिन उसके बाद से कोई सुगबुगाहट नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ? या बिल्कुल ठीक बोले। उसके बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं उनकी तरफ से। और आप लगातार उन्हें लिख रहे हैं, उनसे रिस्पॉन्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। ओके, तो अब आपको बताते हैं कि पहरेदार ने ये बात तलवलकर के सामने रखी थी और कंपनी से पूछा कि आखिर क्या कर रही है वो इस मामले में। तलवलकर ने हमें बताया कि वो अपने कंज्यूमर को रिफंड नहीं दे सकती है क्योंकि ये मामला तलवलकर की फ्रेंचाइजी और कंज्यूमर के बीच का, इसलिए फ्रेंचाइजी से ही संपर्क करना होगा। यानी फ्रेंचाइजी की दुहाई देकर कंपनी ने मामले से पूरी तरह से हाथ झाड़ लिया। मेरे साथ महेश सिंगल बने हुए हैं जिन्होंने मेंबरशिप के पैसे दिए तलवलकर के इस जिम में और वो जिम अचानक से बंद हो जाता है। पूरे साल का पेमेंट किया हुआ है, तलवलकर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तलवलकर पहरेदार को जवाब दे रही कि फ्रेंचाइजी ही पैसे देगा, लेकिन फ्रेंचाइजी तो के जो मैनेजर है वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं कंज्यूमर का। तो तलवलकर के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से ये तो साफ है कि इस लिस्टेड कंपनी को कंज्यूमर की परवाह बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब कंज्यूमर क्या कर सकता है ये समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र चौहान जो कंज्यूमर मामलों के जानकार हैं। भूपेंद्र जी, आपने सुना पूरा मामला, क्या करना चाहिए महेश सिंगल और इन्हीं की तरह जो मेंबर्स हैं जो पैसे दे चुके हैं पर जिम बंद हो गया है अचानक? देखिए, ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है ऑन पार्ट ऑफ तलवलकर एज वेल एज इट्स फ्रेंचाइजी, क्योंकि प्रिंसिपल अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकता है क्योंकि तलवलकर का ही नाम इनका जो फ्रेंचाइजी है वो यूज कर रहा था। एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए उसका जो मालिक है, मास्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस केस में भी यही हुआ है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2R ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन तलवलकर का ये कहना कि ये फ्रेंचाइजी का था ये जिम, हम इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये कितनी सही बात लग रही है आपको? देखिए, इसके कई पहलू आते हैं। अगर तो एजेंट ने जो काम किया है वो जो इनका एग्रीमेंट है उसके स्कोप के बाहर है, तब तो एजेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। उस केस में इनको जो रसीद इशू की है इनके फ्रेंचाइजी ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नंबर 2, जो एग्रीमेंट तलवलकर का इस फ्रेंचाइजी के साथ है वो बड़ा रोल प्ले करता है। तो इनके पास ऑप्शन अभी है, क्योंकि इनको बीच में इस फ्रेंचाइजी ने ये भी कहा कि आप हमारे वसंत कुंज के ब्रांच में जाइए, लेकिन अगर कोई एक इलाके में रहता है तो वो किसी और इलाके में जिम करने के लिए नहीं जाएगा। ये ऑफर उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन क्या महेश सिंगल अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और किस बिना पर बढ़ाएंगे? देखिए साहब, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो सामने आई है वो कहते हैं कि साहब आप हमारे दूसरे जिम में जो वसंत कुंज में चल रहा है उसमें चले जाइए। इसका मतलब ये है कि ये तलवलकर के फ्रेंचाइजी हैं और तलवलकर ही इसको चला रहा है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट है, लेकिन एक आम कंज्यूमर को उससे कोई मतलब नहीं है। कंज्यूमर पैसे देता है सर्विस लेने के लिए, वो सर्विस उसको नहीं मिली है। तो इस केस में जो तलवलकर है वो और इसका फ्रेंचाइजी है ये जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी इनकी है।
ये कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पुलिस में जैसे ये बता रहे थे, पुलिस ने इन्हें मना कर दिया, उसमें भी एक 156 सब क्लॉज 3 CRPC का एक प्रोविजन है जिसके अंदर ये कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट को ये कह सकते हैं कि साहब हम पुलिस में गए थे, पुलिस वालों ने हमारी FIR दर्ज नहीं की, ये पुलिस से भी FIR अपनी दर्ज करा सकते हैं। यानी शुक्रिया भूपेंद्र जी। पहली बात जो समझ में आई है, पूरी तरह से तलवर की लायबिलिटी इसमें बनती है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो आपके पास कई अधिकार हैं, इनका इस्तेमाल करें। पहरेदार में आज बस इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम आपकी आवाज यूं ही बुलंद करेंगे। आप अपनी शिकायत, राय, सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी। नमस्कार।